वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की मैराथन सीरीज में हम आज करेंगे पेपर कोड BCH 106। तो इसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी और पब्लिक फिनांस पेपर है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की 2 यूनिट्स कवर करेंगे। बाकी की 2 यूनिट्स जो हैं इस पेपर में वो आपकी पब्लिक फिनांस की हैं। तो पब्लिक फिनांस की मैराथन सीरीज हम अलग से करेंगे और इसमें सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो अनडेवलप्ड थी। लेकिन जब कुछ समय बीता आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, तो 200 साल बाद ब्रिटिश रूल के यहाँ पे इनकी पॉलिसीज में और इंडिया वॉज फाइनली गॉट फ्रीडम। फिर इंडिया को फाइनली फ्रीडम मिल चुकी थी 15 अगस्त 1947 को। नाउ इट वॉज नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेटेड इंडियन इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इस टाइम पे ये जरूरत थी कि जो इंडिया की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करें। Therefore, the most important task between the government of India was to decide the type of economic system. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट चैलेंजिंग टास्क था कि इंडियन इकोनॉमी को उसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। इंडिया वॉज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तब इंडिया को इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करना था कि किस टाइप का वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम लागू किया जाएगा, विच शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द इंडिया, जो इंडिया के लिए सबसे सुटेबल रहे, सबसे ज़्यादा लाभकारी रहे। इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। तो इकोनॉमिक सिस्टम वह सिस्टम होता है, ऐसी इसमें अरेंजमेंट की जाती हैं जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व किया जाता है। तो किसी एक अर्थव्यवस्था की हम केंद्रीय समस्या को लेते हैं और उसको इसमें सॉल्व करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी केंद्रीय समस्या होती है एक अर्थव्यवस्था में, तो व्हाट टू प्रोड्यूस पहली समस्या आ जाती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कौन से गुड्स कौन सी सर्विसेज को फाइनल कॉम्बिनेशन में पहुंचाना है, फाइनल कंजप्शन तक पहुंचाना है कस्टमर्स तक। तो ये डिसाइड करना एक इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है। क्वांटिटी ऑफ ईच, हर एक गुड और सर्विस की क्वांटिटी डिसाइड की जाती है इसमें। देन सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब इकोनॉमी ने ये सोच लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, देन सेकंड क्वेश्चन अराइजिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल गुड्स। तो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी इकोनॉमी को कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ का उत्पादन करें और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसका उत्पादन किस तरीके से किया जाए। तो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लेबर है, कैपिटल है, लैंड है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऐसे प्रोडक्ट डिसाइड किए जाएं जिसमें मोर लेबर लगे, मतलब लेबर्स की संख्या ज़्यादा हो लेकिन उसमें लेस कैपिटल लगे। तो इसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के नाम से जानते हैं। और जब कैपिटल ज़्यादा लगती है और लेबर कम लगते हैं तब इसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। अब थर्ड प्रॉब्लम अराइज हो जाती है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो किसी चीज़ को किस तरह से कैसे मतलब हम प्रोड्यूस करें। तो इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल। तो इसमें डिसाइड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट को अमंग द पीपल्स। It involves selection of the category of people who will ultimately consume the goods। तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसको हम बनाने जा रहे हैं, वह किस पीपल से या सोसाइटी के कौन से पर्सन को वो सुटेबल रहेगा या उसका कंजप्शन कौन करेगा। तो ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पीपल्स के लिए, कौन से कंज्यूमर के लिए हम उस गुड्स को बना रहे हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में 3 तरह की इकोनॉमी आ जाती है। इसमें पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन्वॉल्व्स मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर ओन्ड। तो इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं वो ओन्ड होते हैं, वो अपने खुद के रहेंगे, कंट्रोल होगा इसमें और पूरी तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा पब्लिक सेक्टर के द्वारा। लेकिन बात करें अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो ओन्ड रहेंगे, मतलब वो खुद के होंगे, जितने भी प्रोडक्शन के साधन होंगे इसमें भी पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करता है। फिर आ जाता है थर्ड नंबर पे मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली रोल ऑफ फॉर सॉल्विंग इकोनॉमीज सेंट्रल प्रॉब्लम। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके यहाँ पे इकोनॉमी के जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करते हैं। तो ये मतलब हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 3 टाइप्स की सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें क्या लेबर लगेंगे, क्या कैपिटल इन्वॉल्व होगी, देन थर्ड क्वेश्चन अराइजिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो किसके लिए वो
गुड्स और सर्विसेज बनाई जा रही हैं, ये इसमें डिसाइड किया जाएगा। तो ये 3 जो है सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देन बात करेंगे आप सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो ये सेकेंड इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये हो जाता है कि इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इसमें भी 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड देन फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा। अब इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, उनसे फाइट आउट करने के लिए। आफ्टर द फ्रीडम के बाद द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज कंफ्यूज्ड विद द रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम। तो जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ साथ और भी कई सारे लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो कंफ्यूज थे इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर। तब उसके बाद इंडिया ने कुछ ऐसे जो है रिफॉर्म्स को फॉलो किया था। सम लीडर्स वर इन द फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कुछ ऐसे लीडर्स थे, कुछ ऐसे नेता थे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे। हाउएवर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया कंप्लीटली डिल्यूशन ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप वाज नॉट पॉसिबल एज was possible in the case of the former सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था इंडिया में कि पूरी तरह से प्राइवेट ओनरशिप को हम निगलेक्ट कर दें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज अंडर दिस सिस्टम। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपील नहीं करता था जवाहरलाल नेहरू से जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अंडर दिस सिस्टम। देयर वुड बी लेस चांस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कम चांसेस थे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज किया जाए मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के। एज अ रिजल्ट जब बात की जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में विद बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही बेस्ट फीचर्स को इन्वॉल्व किया गया था वॉज द अडॉप्टेड बाई इंडियन इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के द्वारा अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इस व्यू में इंडिया जो है वो सोशलिस्ट सोसाइटी था विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर के द्वारा, बट ऑल्सो विद अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो इसमें पब्लिक सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग था और उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेसी भी इन्वॉल्व थी। अब बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपना लिया था, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर। तो अब गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंजेस थे कि कैसे पुअर्स की स्थिति को मेंटेन किया जाए, बैकवर्ड की स्थिति को मेंटेन किया जाए और कैसे स्टैग्नेट किया जाए इकोनॉमी को, इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो हमें ब्रिटिश रूल से मिली हुई थी। तो कैसे इंडिया की स्थिति को डेवलप किया जाए, उसकी जो है कमियों को दूर किया जाए। इसके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान द इकोनॉमी। तो ये इंडिया के लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि प्लान किया जाए इकोनॉमी के लिए, जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जाना गया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। तो इसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लिए गए थे व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जैसे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेंट अथॉरिटी। तो एक डिटर्मिनेंट अथॉरिटी जो कॉन्शियस डिसीजन ले रही थी उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेज कराए गए थे इकोनॉमी में एज अ होल लेकर, तब उनके बेसिस पे ये सारे डिसीजन लिए गए। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीड रोल टू अ पब्लिक सेक्टर। तो इसमें एक लीड रोल निभाया गया था IPR 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर वॉज ऑल्सो इंकरेज टू बी पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट्स। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जो है इंकरेज किया गया था कि कैसे वो प्लान में इन्वॉल्व हो सके और अपने एफर्ट्स को लगा सके। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था 1950 में विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन काम करता है। The purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country। तो इसमें ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को कंट्री के यूटिलाइज किया जा रहा था। द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years। तो प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग पीरियड को फिक्स कर दिया था 5 years के लिए, विच बिगेन द एरा ऑफ 5-year प्लान्स, जिसको 5-year प्लान के नाम से जाना गया लास्ट में।
अब स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कई तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो वर्क के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज किया गया है, इसमें आ जाते हैं फर्स्ट नंबर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वर्क के बारे बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें इंडियन इकोनॉमी को, तो उसमें दो सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इन्वॉल्व द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर फिक्स्ड एंड रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयज गेट अवॉर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटीज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता था जिसमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को फिक्स्ड रखा जाता था, उनको रेगुलर रखा जाता था और एम्प्लॉयज़ को अवार्ड दिए जाते थे उनके वर्क के लिए और उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ को सिक्योर रखा जाता था। फिर आते हैं सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते थे, वेजेस रहती थी और अर्नर्स रहते थे। ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में। देन सेकंड कैटेगराइजेशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे दो टाइप से कैटेगराइज किया गया था इंडियन इकोनॉमी को, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो हो गया जहां पे पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि इसमें जो है बिजनेसमैन या प्राइवेट लोगों का ही कंट्रोल रहता है, जिसका खुद का बिजनेस होगा वो लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं फिर। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में फर्स्ट कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के रिलेशनशिप के बेसिस पे दो तरह से कैटेगराइज किया गया है इकोनॉमी को, ओपन इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज क्लोज इकोनॉमी। देन सेकंड कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है इकोनॉमी का। फर्स्ट वन इज डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री वो होंगे जहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होगी, पूरी तरह से विकसित हो चुकी होगी। डेवलपिंग कंट्री सेकंड नंबर पे आते हैं। डेवलपिंग कंट्री का मतलब हो जाता है जहाँ पे उनकी इकोनॉमी डेवलपिंग कंडीशन में है, इन द प्रोसेस है, वो डेवलपिंग कंट्री में आ जाते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री आते हैं। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थर्ड कैटेगराइजेशन है। इसका मतलब हो जाता है कि वह इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे अभी किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर थर्ड नंबर पे कैटेगराइजेशन आ जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है कैटेगराइज किया गया है इकोनॉमी को लो इनकम के बेसिस पे, लो मिडिल इनकम के बेसिस पे एंड देन हायर मिडिल इनकम के बेसिस पे और हाई इनकम के बेसिस पे। तो ये चार तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू कंट्रीज ग्रुप। तो कंट्रीज ग्रुप के बेसिस पे भी इकोनॉमी को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें चार पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वर्ल्ड आ जाते हैं, सेकंड पार्ट में सेकंड वर्ल्ड आ जाएंगे, थर्ड पार्ट में थर्ड वर्ल्ड आ जाएंगे एंड फोर्थ पार्ट में फोर्थ वर्ल्ड आ जाते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज के बेसिस पे देख लेते हैं। तो इकोनॉमी को इसमें तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें पहली इकोनॉमी आ जाती है प्राइमरी सेक्टर्स, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर्स बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो प्लानिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, पहली है प्लान्ड इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज अनप्लान्ड इकोनॉमी। तो ये दो तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है प्लानिंग के बेसिस पे इकोनॉमी को। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे अगर हम इकोनॉमी को देखें तो इसमें पहला इन्वॉल्व हो जाता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होता है? इट वाज प्रोपाउंडेड बाय फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ के द्वारा जो है इसको प्रोपाउंड किया गया है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको कहा जाता है। द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1976। तो बुक इनकी थी एडम स्मिथ की, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें 1976 में कैपिटलिज्म को इन्वॉल्व किया गया था। इन्होंने दिया है लेजर फेयर थ्योरी को। फिर आ जाता है द प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप रहती है इसमें, मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ड्राइव्स द इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्शंस। तो इसमें इकोनॉमिक एक्शंस भी इन्वॉल्व रहते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। एग्जाम्पल अगर हम देखें कैपिटलिज्म इकोनॉमी का तो अमेरिका का एग्जाम्पल आ जाता है। इसके बाद फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे कैपिटलिज्म इकोनॉमी के। तो इसमें हाई कॉम्पिटिशन रहता है, पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। तो इसका पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। इकोनॉमिक फ्रीडम रहती है, कंज्यूमर हैज ऑप्शंस। तो कंज्यूमर्स के पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। सोशलिज्म इकोनॉमी सेकंड नंबर पे आ जाता है। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट। जर्मन इकोनॉमिस्ट थे कार्ल मार्क्स, उनके द्वारा सोशलिज्म इकोनॉमी को दिया गया था। द बुक दस कैपिटल में इनको दिया गया था, जो पब्लिश हुई थी 1867 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूनाइटेड किंगडम पे 1917 में और चाइना पे 1949 में। इन दिस इकोनॉमी द गवर्नमेंट ओन्स द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो सोशलिज्म इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से गवर्नमेंट डील करती है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे चाइना, नॉर्थ कोरिया, सोवियत यूनियन। फिर फीचर्स की बात करेंगे तो सोशलिज्म इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स होते हैं इनको देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक का वेलफेयर करना, तो पब्लिक की सेवा करना ही इसका
ऑब्जेक्टिव होता है सोशलिज्म इकोनॉमी का, लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन, तो यहाँ पे मार्केट कंपटीशन कम रहता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट डील करती है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाता है इसके फीचर में। अब आता है थर्ड नंबर पे मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही हो जाता है जहाँ पे सोशल, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होंगे। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाई ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जॉन माइनर्ड केनीज, इनकी बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके कॉजेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इट इज द मिक्स्ड पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मिक्स्ड पार्ट होता है मिक्स्ड ऑफ इकोनॉमी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का। फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में इन्वॉल्व हो जाता है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए है और सोशल जस्टिस के लिए है। तो ये कुछ फीचर्स थे। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, तो क्या गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स के, इनको देखेंगे। तो 5 ईयर प्लान्स के कुछ गोल्स होते हैं जिसमें 4 गोल्स इन्वॉल्व किए गए हैं। सबसे पहला आ जाता है इसमें ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब हो जाता है एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। तो इसमें इंक्रीज किया जाता है एक कंट्री की कैपेसिटी को कि वह कितना ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर लेगी। तो ये जो है ग्रोथ का गोल हो जाता है 5 ईयर प्लान का। देन सेकंड गोल हो जाता है 5 ईयर प्लान का मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो जाता है एम्स एट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन में इन्वॉल्व होता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन किया जाना चाहिए एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक, और सोशल आउटलुक में चेंजेस आने चाहिए। देन थर्ड गोल आ जाता है 5 ईयर प्लान का सेल्फ रिलायंस, एम टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। तो इसका एम होता है कि एक इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। Then fourth aim of the 5 year plan is equity, aim to ensure that everyone get basic need। तो इसका एम होता है कि हर एक की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके और एंड टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी को समाप्त किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स के, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है ग्रोथ, देन सेकेंड वन इज मॉडर्नाइजेशन एंड थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ वन इज इक्विटी। तो ये कुछ गोल्स थे। अब देखेंगे 5 ईयर प्लानिंग है क्या। तो प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था इंडिया में 15 मार्च 1950 में। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च बिटवीन द ड्यूरेशन, इसको लॉन्च किया गया था 1951 से लेकर 1956 के लिए। इसमें लीडरशिप जो है जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द हराड-डोमर मॉडल। तो हराड-डोमर मॉडल था, उस पर ये बेस था और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भी किए गए थे। इट्स मेन फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन पर्पस था कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाए नेशन में। द टारगेट ऑफ द ग्रोथ रेट वाज 2.1 एंड अचीव्ड 3.6। तो 3.6 की ग्रोथ रेट को अचीव किया गया था, जबकि टारगेट था 2.1 का। एट द एंड ऑफ दिस प्लान IITs वर सेटअप इन द कंट्री। तो यहाँ पे IITs भी सेटअप हो गई थी इस 5 ईयर प्लान के लास्ट तक। इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, एनर्जी एंड इरिगेशन को इन्वॉल्व करना एंड लैंड रिहेबिलिटेशन करना, सोशल सर्विसेज को इन्वॉल्व करना। टारगेट ऑफ GDP ग्रोथ विद 2.1 पर ईयर। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को इन्वॉल्व किया गया था। अब अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें अचीव किया गया था GDP रेट को 3.6% पर ईयर में। रेवोल्यूशन ऑफ गुड्स इरिगेशन सिस्टम को अचीव किया गया था और इंप्रूवमेंट इन द रोड्स में इंप्रूवमेंट किया गया। सिविल एविएशन को इम्प्रूव किया गया था, अचीव किया गया था। रेलवेज को अचीव किया गया और पोस्ट को अचीव किया गया था। द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान इज सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसकी ड्यूरेशन थी 1956 से लेकर 1961 तक की, अंडर द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ये भी चला था। इट वॉज बेस्ड ऑन द PC मोहन लॉ बेस्ड मॉडल। तो ये PC मोहन लॉ बेस्ड मॉडल पे बेस्ड था, जो बनाया गया था 1953 में। इट्स मेन फोकस वॉज ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, जबकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर। इट टारगेट ग्रोथ, इसकी टारगेट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो 4.5% थी और अचीव किया गया था 4.27%। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। इसकी ड्यूरेशन थी 1961 से लेकर 1966 तक की और इसमें लीडरशिप थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दिस प्लान वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और नामों से जाना जाता था, जिसमें नाम आ जाता है कार्डिगल योजना के नाम से, आफ्टर डिप्टी चेयरमैन ऑफ डॉक्टर कार्डिगल। तो कार्डिगल के नाम पर ही इसको कार्डिगल योजना के नाम से जाना गया। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान वॉज टू मेक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट। तो इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना इसका मेन टारगेट था थर्ड 5 ईयर प्लान का। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान इंडिया वॉज इंगेज इन 2 वॉर्स। तो इस प्लान के एग्जीक्यूशन के टाइम पर इंडिया 2 वॉर्स में इंगेज था, जिसमें पहला वॉर था इंडिया वर्सेस चाइना का, जो 1962 में हुआ था, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो 1965 में हुआ था।
द प्लान वॉज फ्लॉप्ड ड्यू टू वॉर एंड फ्रॉड। तो ये जो प्लान था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाया जाए, ये पूरी तरह से फेल हो गया था ड्यू टू वॉर्स। द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज 5.6, तो 5.6 की टारगेट रेट थी, ग्रोथ रेट थी, लेकिन अचीव किया गया था सिर्फ 2.4% को ही। प्लान हॉलीडे की बात कर लेते हैं। तो प्लान हॉलीडे क्या है? ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द प्रीवियस प्लान के फेल्योर की वजह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एनुअल प्लान एक निकाला जाए, जिसको हॉलीडे प्लान भी कहा गया, जो चला था 1966 से लेकर 1969 तक। द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वॉज द इंडो पाकिस्तान वॉर। तो इंडो पाकिस्तान वॉर और इंडो चाइना वॉर इसका रीजन था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने प्लान हॉलीडे को निकाला था। फिर आ गया फोर्थ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लानिंग में तो इसकी अगर ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो ये 1969 से लेकर 1974 तक चला था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो अब यहाँ पे लीडरशिप जो है इंदिरा गांधी की इन्वॉल्व हो गई थी। तो देयर वाज 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसके फर्स्ट प्लान में इन्वॉल्व हो जाता है ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का, एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव था इसमें प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ड्यूरिंग दिस टाइम 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज। तो इस ड्यूरेशन में ही, फोर्थ 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में ही 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। प्रोग्राम वॉज अमंग द मेजर टारगेट, इसका जो है मेजर टारगेट को अचीव किया गया था। फिर इसकी अगर टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें तो वो रखी गई थी 5.7%, लेकिन अचीव सिर्फ 3.3% को ही किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान पे, जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन अगर देखें तो वो 1974 से लेकर 1979 तक की थी। द प्लान फोकस्ड ऑन द गरीबी हटाओ पर इसका फोकस था पूरी तरह से, एम्प्लॉयमेंट पर, जस्टिस पर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर और डिफेंस पर इसका पूरी तरह से फोकस था। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1975। एट दिस टाइम द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। तो 5 ईयर प्लान के फिफ्थ प्लान में ही इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज 4.4%। तो टारगेट ग्रोथ रेट इसमें 4.4% रखी गई थी, जबकि अचीव किया गया था 4.8% को। दिस प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन 1978 बाय द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। तो इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था 1978 में, जो इलेक्ट हुए थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। रोलिंग प्लान की बात करते हैं। तो रोलिंग प्लान का क्या मतलब है? आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान आया था 1978 से लेकर 1980 तक के ड्यूरेशन में। इन 1980 कांग्रेस डिटेक्टेड द रोलिंग प्लान, कांग्रेस ने जो है रोलिंग प्लान को दिया था। न्यू सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च। फिर जो है 6th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। द 3 प्लान वर इंट्रोड्यूस अंडर द रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान में 3 प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से पहला था फॉर द बजट ऑफ करंट ईयर बजट के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सेकेंड वन इज दिस प्लान वॉज फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ये था, जिसमें से इन्वॉल्व थे 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। तो ये कुछ 3 प्लान्स थे रोलिंग प्लान के। अब आते हैं 6th 5 ईयर प्लान पर। तो इसकी ड्यूरेशन थी 1980 से लेकर 1985 तक की। इसमें लीडरशिप जो है तो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में 6th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके एम्स की बात करें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। तो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को अचीव किया जाना और पॉवर्टी को कम किया जाना, इसके 2 मेन उद्देश्य थे, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया जाना। तो टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें 6th 5 ईयर प्लान में तो 5.2% की ग्रोथ रेट को टारगेट किया गया था और अचीव किया गया था 5.7% की ग्रोथ रेट को। 7th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन थी 1985 से लेकर 1990 तक की, और इसमें लीडरशिप थी राजीव गांधी की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड, इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे सेल्फ सफिशिएंट होना इकोनॉमी का, एंड राइजिंग द प्रोडक्टिविटी विद द फोकस ऑन फूड वर्क। तो एक प्रोडक्टिविटी को राइज करना विद द फोकस ऑफ फूड वर्क। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। इट्स टारगेट ग्रोथ रेट की अगर इसमें बात करें 7th 5 ईयर प्लान में तो 5.0 की थी और अचीव किया गया था 6.1% को। अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इसमें चलाए गए, इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन टू गर्ल्स की एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज को इसमें इम्प्रूव किया गया था। और अदर अचीवमेंट्स की बात करें तो इसमें सोशल जस्टिस इन्वॉल्व था, रिमूवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वेग्स। एनुअल प्लान की बात करते हैं। एनुअल प्लान की ड्यूरेशन थी 1990 से लेकर 1992 की। एंड 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पे वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई थी, जिसकी वजह से 8th 5 ईयर प्लान को नहीं इंट्रोड्यूस कर पाया जा सका, जिसकी वजह से एनुअल प्लान लाया गया।
देन आया 8 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन थी 1992 से लेकर 1997 तक की। द प्लान वॉज लीडर, इसमें लीडर की अगर हम बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव इसके जो है लीडरशिप के तौर पे काम कर रहे थे। जो वाइस प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे लीडरशिप के तौर पे। इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें टॉप प्रायोरिटी दी गई थी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए। ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसी प्लान के ड्यूरेशन में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। द टारगेट ग्रोथ रेट इसमें अगर हम बात करें तो 5.6 की थी और अचीव किया गया था 6.8 ग्रोथ रेट को। इन 1959 इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द WTO, तो इसी ड्यूरेशन में इंडिया मेंबर बन गया था WTO का। 9th 5 ईयर प्लान आ जाता है इसके बाद में, जिसकी ड्यूरेशन थी 1997 से लेकर 2002 तक की। इसमें लीडरशिप किसकी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की इसमें लीडरशिप थी और इसका मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो इसमें ग्रोथ करना सोशल जस्टिस के साथ में और इक्वालिटी के साथ में। इसकी ग्रोथ रेट टारगेट का क्या था, इसमें 6.5 का था और अचीव किया जा चुका था 5.4 का। 10th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन थी 2002 से लेकर 2007 तक की। The plan was under the leadership of the Atal Bihari Vajpayee and the Dr. Manmohan Singh. This plan aimed to double the per capita income of the India for the next 10 years. तो इसमें मेन पर्पस था कि पर कैपिटल इंडिया इनकम को इंडिया की डबल किया जा सके फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के टाइम पीरियड के लिए। इट ऑल्सो एम्ड टू रिड्यूस, इसका एम था पॉवर्टी रेशियो को रिड्यूस करना जो 15% था बाई 2012। टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें 8% की थी और अचीव किया जा चुका था 7.6% को। और इसी में कॉन्सेप्ट आया मनरेगा का 2005 में। फिर कॉन्सेप्ट आया सरफेसी एक्ट का जो 2002 में आया था। इसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी बाय इंटरेस्ट एक्ट 2002। 11th 5 ईयर प्लान आया, जिसकी ड्यूरेशन थी 2007 से लेकर 2012 तक की और इसमें लीडरशिप थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई, इसको प्रिपेयर किया गया था सी रैंक राजन के द्वारा। देयर मेन थीम, इसमें मेन थीम की बात करें तो रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका एम था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट 9% की थी और अचीव किया गया था 8% को। 12th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन थी 2012 से लेकर 2017 तक की और इसमें लीडरशिप थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। एम की बात करें तो इसमें एम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट थी 10% की और अचीव किया गया था कि इसमें अवेलेबल नहीं रखा गया कि कितना जो है ग्रोथ रेट अचीव किया गया। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, तो अब प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करेंगे जो रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का मतलब हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन वर्क ऑन द टॉप टू बॉटम अप्रोच, प्लानिंग कमीशन जो वर्क करता था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे वर्क करता था। मतलब इसमें जो सबसे हायर अथॉरिटी होगी वो सबसे ऊपर रहेगी और वहां से सिस्टम चालू होगा तो सबसे नीचे तक सिस्टम चलेगा। फिर नीति आयोग जो आया तो उसका वर्क था बॉटम टू टॉप के लिए। तो ये प्लानिंग कमीशन के जस्ट अपोजिट काम कर रहा था। बोथ आर नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, तो ये दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी थे। प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व इन 17 अगस्त 2014, तो प्लानिंग कमीशन समाप्त हो गया था 17 अगस्त 2014 में। नीति आयोग आया, नीति आयोग का मतलब हो गया इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में, इसको जाना जाता था थिंक टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज चेयर बाय नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी फर्स्ट मीटिंग कराई गई थी 8 फरवरी 2015 में। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर है नीति आयोग का, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं चेयरमैन, जो PM होंगे उनको चेयरमैन कहा जाता है। फिर आएंगे गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल में ऑल चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, गवर्नर्स आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ जाते हैं इसमें। देन 3rd नंबर पे आ जाता है स्ट्रक्चर में रीजनल काउंसिल जिसमें PM आते हैं, मेड फ्रॉम 2 और मोर स्टेट, चेयरपर्सन PM और नॉमिनेटेड बाय PM, तो कोई भी चेयरपर्सन आ जाएगा PM या नॉमिनेट किया गया हो जो PM के द्वारा। फिर फुल टाइम मेंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे स्पेशल इन्वाइट्स जिनको दिया गया होगा वो लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो ये अपॉइंट किए जाते हैं PM के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अरविंद पंगड़िया फर्स्ट VP थे यहाँ पे। फिर उसके बाद 4-5 टाइम मेंबर्स की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे 4 एक्स ऑफिसो मेंबर्स आते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, CEO आ जाएंगे राजनाथ सिंह जिसमें इन्वॉल्व थे। 4 एक्सपो मेंबर्स में निर्मला सीतारमण थी, अमित शाह थे और नरेंद्र सिंह तोमर थे। फिर अगर 4 फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो इसमें डॉक्टर विनोद पाल थे, विजय कुमार सरावत थे और रमेश चांद थे और
विवेक देवराय थे। तो ये सारे कुछ मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के स्ट्रक्चर में। स्पेशल इनवाइट भेजी गई थी नितिन गालकारी और पीयूष गोयल को। ब्रांच ऑफ नीति आयोग देखते हैं तो इसमें 3 ब्रांचेस हैं। रिसर्च ब्रांच आ जाती है पहले नंबर पे, दूसरी ब्रांच है टीम इंडिया ब्रांच, और तीसरी और लास्ट ब्रांच आ जाती है नॉलेज एंड इनोवेशन ब्रांच। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट करना कोऑपरेटिव फेडरलाइजेशन को, डेवलपमेंट करना विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, बॉटम टू टॉप अप्रोच रहती है इसकी, मैकेनिज्म फॉर रूरल लेवल प्लान्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड डिराइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसका एम होता है कि बैकवर्ड एरियाज को सोसाइटी के डेवलप किया जाए, अचीविंग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए, और लास्ट इसका गोल हो जाता है प्रमोट नॉलेज एंड इनोवेशन। तो इनोवेशन और नॉलेज को प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन्फ्लेशन का। Our next topic is inflation. Inflation has been a very common phenomenon in the advanced economy. Inflation एक बहुत ही आपका common phenomena है आज के economy में. There are various incentives series of price rise which makes the buyer in an uncomfortable position. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी में चीज़ों का गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि बायर यानी कि जो खरीदता है गुड्स और सर्विसेज को उसे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देता है. This is increase in the price level is not always a problem, but when this problem rise and frequent in nature, then its importance increases. जो इंक्रीज है प्राइस लेवल का गुड्स और सर्विसेज में, ये हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ये प्राइसेस आपका फ्रीक्वेंट इन नेचर यानी कि जब लगातार आपका प्राइस राइज ही होता रहता है तब ये एक प्रॉब्लम बन जाती है. देन इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंस इंक्रीजेस, और तब इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी आर क्लोजली रिलेटेड एंड इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन लेवल ऑफ मनी. प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन लेवल ऑफ मनी बहुत क्लोजली रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, अ स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ मनी फॉलिंग प्राइस आर राइजिंग. क्रॉथर के अकॉर्डिंग एक वो स्टेट जहाँ पे पैसे की कीमत बढ़ती है और प्राइस जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सॉरी, एक आपकी वो कंडीशन जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो आपकी घटती है और जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो जब बढ़ता है तो आपका इन्फ्लेशन आता है. कुछ देयर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है यहाँ पे. क्रिपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन. क्रिपिंग इन्फ्लेशन आपका 2 to 3% पर एनम. वॉकिंग इन्फ्लेशन जो कि मोर देन 3% होता है और लेस देन 10% होता है. रनिंग इन्फ्लेशन मोर देन 10%, लेस देन 20% आपका होता है. हाइपर इन्फ्लेशन और गैल्पिंग इन्फ्लेशन आपका मोर देन 20% पर मंथ होता है. देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, किस वजह से इन्फ्लेशन होता है. तो इन्फ्लेशन के 2 कॉजेज हैं, एक आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपका वो इन्फ्लेशन होता है, इट्स अ सिचुएशन इन विच देयर इज टू मच मनी इन द सर्कुलेशन. मीन्स आपकी वो सिचुएशन जहाँ पे जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है आज कंपेयर टू द बैंक्स. यानी कि जब बायर्स और सेलर्स, बायर के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो वो चीज़ों की मांग भी ज़्यादा करेगा, तो उसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. दिस इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपका तब आता है, इन्फ्लेशन आपका तब अकर करता है जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, यानी कि उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है जितनी डिमांड होती है. देयर इज टू मच मनी इन द इकोनॉमी विच इंक्रीजेज द परचेसिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल. जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास मनी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है जिससे हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, thereby increasing the total demand of goods and services. और इससे डिमांड बढ़ जाती है गुड्स और सर्विसेज की. बट ऑन द अदर हैंड द सप्लाई ऑफ पोटेंशियल आउटपुट बिकम स्टैटिक, और जो सप्लाई होती है वो आपकी कम पड़ जाती है. देन हमने इसको कर्व के थ्रू ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करा है. देन आपका आता है नेक्स्ट कॉज, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग इनपुट प्राइसेस. देयर आर 4 फैक्टर्स कॉजेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका वो इन्फ्लेशन होता है जहाँ पे इनपुट के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसके ये 4 फैक्टर्स की वजह से होता है. इंक्रीज इन वेजेस, जब वेजेस आपके बढ़ जाते हैं, जब हैवी टैक्सेस आपके लगने लगते हैं गुड्स और सर्विसेज पे. राइज इन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो भी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते हो जब वो उस पर आपका प्राइस बढ़ जाता है. और इंक्रीज प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है. हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को सप्लाई इन्फ्लेशन भी कहते हैं. देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, तो किन किन वजह से आपका मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डालती हैं. इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन का आपका प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, यानी कि डिक्रीज इन सेविंग, जब आपकी सेविंग्स कम हो जाती हैं. रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाती है. बिजनेस अनसर्टेनिटीज यानी कि वो अनसीन इवेंट्स होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर में कब क्या होने वाला है. देन क्वालिटी ऑफ गुड्स गोज डाउन, जो गुड्स की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है. डिस्करेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अब आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका कम हो जाता है. देन इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट्स ऑन डेप्टर. इन्फ्लेशन का डेप्टर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्रेडिटर्स पे पड़ता है, वेजेस और सैलरी अर्नर्स पे पड़ता है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे पड़ता है और बिजनेसमैन पे पड़ता है. देन हम कैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं. एक तो आपका मॉनेटरी मेजर और आपका एक फिजिकल मेजर होता है.
मॉनेटरी मेजर में आपका आता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. सो वी विल डिस्कस व्हाट इज बैंक रेट. बैंक रेट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म. बैंक रेट आपका वो रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करता है जब वो लोन जो होता है उसको देता है कमर्शियल बैंक को, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं. और इसकी ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर यानी कि 1 साल के लिए होती है, 1 साल के अंदर अंदर ही होती है. और यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी जो होती है वो डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. रेपो रेट आपका वो रेट होता है जहाँ पे आरबीआई जो होता है वो लेंड कर मतलब देता है लोन कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेपो रेट 2021 इज 4% और 2021 का जो रेपो रेट है वो 4% है आपका. देन आपका एमएसएफ आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपका ट्रेजरी बिल आ जाता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टेट फ्री लिक्विडिटी रेशियो, ये सब आपके मॉनेटरी मेजर्स में ही आते हैं. देन आपके फिस्कल मेजर्स आते हैं जिसमें आपका आता है इंक्रीजिंग टैक्सेशन, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग. अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको इन सारे मेजर्स को, इन सारे टर्म्स को ब्रीफली आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सो गो टू द गूगल. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी. In the previous chapter, we have studied the economic policies pursued by India after independence and the outcome of these policies. हमने अभी तक previous जितनी भी units यानी कि भी हमने 5 year plan पढ़ा, inflation पढ़ा, हमने economic policies पढ़ी जो कि इंडिया ने implement करी independence के बाद और उनका क्या result आया. With relation to the various developmental indicators, providing minimum basic needs to the people and reduction of poverty have been the major aim of independent India. और 5 year plans में हमारा यही main motive रहा है कि हम कैसे poverty को reduce कर सके इंडिया से. The 5 year plan have always stressed on upliftment of poor people and achieving a minimum standard of living for all. 5 year plan का हमारा यही एक मोटिव रहा है कि हम कैसे लोगों को उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश करें और उन्हें एक मिनिमम यानी कि एक साधारण लाइफ उन्हें दे सकें जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें. पॉवर्टी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम. पॉवर्टी आपका एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है फ्रॉम विच द कंट्री इज सफरिंग और जिससे हमारी इंडिया आज सफर कर रही है. पॉवर्टी इज अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिया. पॉवर्टी गरीबी सिर्फ हमारी इंडिया के लिए एकमात्र चैलेंज नहीं है बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए है. एज मोर देन 1/5 of the world's poor, 1/5 of the world's poor, around 270 million people live in India alone are unable to meet even their basic needs. 270 million people ऐसे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जो कि आज भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं. मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम फ्रॉम विच वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन सफरिंग. पॉवर्टी आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारी कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में आज सफर कर रही हैं. पॉवर्टी रिफर्स टू अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. पॉवर्टी एक सिंपल वे में अगर हम पॉवर्टी को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल्स या वो फैमिली जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती हैं. सो व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज़? लाइक फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं. अगर एक फैमिली, एक पर्सन अपनी इन नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है देन हम उसे पुअर करते हैं और वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं. The minimum requirement include food, clothing, housing, education and health facilities as these all are the basic necessities of the life. Then हम ये बोलते हैं कि who are poor. गरीब होता कौन है? Poverty is a great curse on humanity. गरीबी एक कर्स है humanity पे. A poor person lives a wretched life as he is unable to enjoy the barest necessities of life, which makes him morally degraded. He cannot conduct himself as a human being. The treatment that he gets from the society demoralize him. Poverty is a harsh reality for a large section of the Indian population. Poverty in India has been studied from 2 points, urban and rural. पॉवर्टी एक तरीके का कर्ज है हमारी ह्यूमैनिटी पे. जब हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं फुलफिल कर पाते हैं, अपनी लाइफ को नहीं एंजॉय कर पाते हैं, तो इंसान अपने आप को गरीब समझने लगता है और उसे ऐसा एक ट्रीटमेंट मिलता है, सोसाइटी उसे ऐसे ट्रीट करती है लाइक वो एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है. सो वो चीज़ें उसे बहुत डिमोरलाइज करती हैं. एंड हम पॉवर्टी को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, पुअर इन अर्बन एंड रूरल. In urban areas, poor people include push cart vendors, street cobblers, rag pickers, beggars, etc. Urban areas में आपके जो push cart vendors होते हैं, street cobblers होते हैं, rag pickers होते हैं, beggars होते हैं, इन्हें हम poor कहते हैं. Rural areas में poor people include landless agriculture. इनके पास लैंड नहीं होती है, लेबर्स होते हैं, कल्टिवेटर्स होते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं इनकी, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं. तो उन्हें रूरल एरियाज में पुअर कहा जाता है. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो पुअर हैं? Hunger, starvation, and malnutrition. Starvation and hunger are the basic problem of the poorest household. Malnutrition is alarmingly high among the poor. Starvation या hunger यानी कि भूखमरी आपकी बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं poorest household की. पुअर हेल्थ यानी कि उनकी हेल्थ सही नहीं होती है, या तो बीमार होते हैं या तो इल होते हैं या फिर कोई उनको डिसेबिलिटी होती है, तो वो उस चीज़ से, उस बीमारी से बाहर नहीं आ पाते, तो वो भी पुअर में ही आता है. लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. लाइक एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होती है यानी कि उनके पास कोई भी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, उनके पास कोई भी जरिया नहीं होता है जिससे उन्हें डेली वेजेस मिले. डेब्ट ट्रैप,
बहुत सारे मनी लेंडर्स से वो जब लोन बोरो करते हैं तो वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि उन्हें एक बहुत ही क्रॉनिक सिचुएशन में डाल देता है। उसी को हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं होती है, वाटर की फैसिलिटी नहीं होती है। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स विद इन द फैमिली इन रिगार्ड टू पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज as we relate it to the employment, education and in decision making, poor women receive less care on their way to motherhood. लड़कियों को एजुकेशन, अगर हम देखें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो पुअर फैमिलीज होती है वो ये सोचती है कि हम अपने लड़के को पढ़ा लें और लड़की को रहने देते हैं। सो उससे क्या होगा कि लड़का कमाएगा तो फिर हमारे घर में एम्प्लॉयमेंट आएगा। सो ये सारी जेंडर इनइक्वालिटीज़ में आ जाती है आपकी। देन बिगर फैमिलीज, पुअर फैमिलीज आर बिगर इन साइज विच मेक द इकोनॉमिक कंडीशन वर्स। बहुत सारी पुअर फैमिलीज होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो वो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत पुअर बनाते हैं। मेजर्स टू पॉवर्टी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, मतलब कैसे हम पॉवर्टी को डिटरमाइन करते हैं, उसके दो तरीके। एक तो आपका रिलेटिव पॉवर्टी होता है और एक आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है। रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू पॉवर्टी पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशन। रिलेटिव पॉवर्टी आपकी वो पॉवर्टी होती है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं एक इंसान को अदर पीपल से, उसके रीजन से, उसके नेशन से। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो अगर एक इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकता है और दूसरा नहीं करता है, तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि ये फुलफिल कर पा रहा है और वो नहीं कर पा रहा है, तो उससे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहेंगे। रीजन्स ले लेते हैं, एक डिफरेंट रीजन को और एक अदर रीजन को, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। नेशंस के बीच कंपैरिजन होता है। आप इंडिया को ले लीजिए और अमेरिका को ले लीजिए, तो हम इनके बीच नेशन वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और देन देखते हैं कि कितना लोग उनकी कंट्री में बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं और कितना हमारी कंट्री में बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। सो ये आपका रिलेटिव पॉवर्टी हो जाता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपकी वो पॉवर्टी होती है जहाँ पे वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग होते हैं उन्हें हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रखते हैं। अराउंड 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे इंडिया में 20% ऑफ इंडियंस ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, दादा भाई नावरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। किसने पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया था? तो वो आपके दादा भाई नावरोजी थे। ही यूज द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग एक कॉन्सेप्ट है उसका यूज किया कि वो पॉवर्टी लाइन को समझा सके। ही यूज द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर एंड यूज एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड ऑफ एन एडल्ट प्रिजनर। इसलिए भी उन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन आपका आता है। पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन आपकी वो लाइन होती है जो कि पीपल ऑफ अ कंट्री, एक देश के लोगों को डिवाइड करती है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड पुअर। जिनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उन्हें हम पुअर कहते हैं, और जिनकी इनकम अबव द पॉवर्टी लाइन होती है उन्हें हम नॉन पुअर कहते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन आपका आता है। इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। इंडिया में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एक मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन को इंडिकेट करने के लिए। मिनिमम कैलोरी इनटेक, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स इन द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर। द Coming to minimum calorie intake, the Planning Commission has defined poverty line on the basis of recommended nutritional requirements of 2400 calories per person per day for rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Planning Commission ने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया है, रिकमेंड करा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर रूरल एरियाज में फुलफिल हो पा रही हैं तो वो पुअर नहीं है, और अगर 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर अर्बन एरिया के लोग फुलफिल कर पा रहे तो वो पुअर नहीं है। Monetary value of minimum calorie intake, according to the Planning Commission, the minimum monthly per capita consumption expenditure in 2011 and 12 is worked out to be rupees 816 per person in rural and 1000 in urban areas. अगर एक इंसान 816 रुपए कमा रहा है पर पर्सन पर डे और रूरल एरियाज में और 1000 इन अर्बन एरिया, तो वो पुअर इंसान, तो वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आता है। वैसे पॉवर्टी लाइन जो होता है वो डिवाइड करता है लोगों को पुअर और नॉन पुअर में। देन कैटेगराइजेशन है पॉवर्टी का, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। जो हमेशा से गरीब रहे हैं उन्हें हम क्रॉनिक पुअर में रखते हैं। ट्रांजिएंट पुअर मे बी क्लासिफाइड एज कर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। वो लोग जिनकी आज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन या आज आपकी इनकम ज़्यादा होती है, कल को कम हो जाती है, तो जो उनका फ्लैक्चुएशन चलता रहता है उन्हें हम ट्रांजिएंट पुअर में रखते हैं। नॉन पुअर जो कभी भी पुअर थे ही नहीं। Criticisms of poverty line, the method group all the poor together and does not differentiate between the very poor and the other poor. ये मेथड उतना अप्रोप्रिएट नहीं था कि आप कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिससे आप पुअर को और बहुत ज़्यादा पुअर को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। देयर आर मेनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड एसेट्स विच आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं इनकम और एसेट के अलावा जो कि पॉवर्टी को इंडिकेट करते हैं। दिस मेथड डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। इस मेथड ने आपके सोशल फैक्टर को नहीं रखा जो कि आपकी पॉवर्टी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन आपका बहुत बड़ा एक कॉज है पॉवर्टी का। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमंग द पुअर। पुअर पीपल में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर उनकी फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली की। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली अंडर डेवलप्ड ड्यू टू रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी हमेशा ही अंडर डेवलप कैटेगरी में रही है इन केस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। हाई इलिटरेसी रेट, एजुकेटेड पीपल्स नहीं है हमारी सोसाइटी में। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है हमारी इंडिया में, उसकी वजह भी बहुत बड़ा कॉज है। हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द कैजुअल नेचर ऑफ वर्क कंपल्स पीपल टू बोरो मनी। जब इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाए तो वो इंसान लोन लेने की कोशिश करता है, जो कि मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो केस ऑफ डेप्ट आप में चले जाते हैं आपके। इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है आपका पॉवर्टी का। वैसे ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। देन गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए कि वो पॉवर्टी को रिमूव कर सकें? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दिस अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये अप्रोच आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आई है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन आल्सो। ये अप्रोच आपकी इस एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है दैट इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर आपका इंक्रीज होगा जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम में, तो इससे जो है हमारे पुअर्स हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। सो ये आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है। Poverty alleviation program, the second approach has been initiated from the third 5 year plan. आपका poverty alleviation program जो है ये आपका third 5 year plan से लिया गया है। The government has introduced a variety of program for reduction of poverty. Government दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, बहुत सारी ऐसी योजना लेके आता है हमारे सोसाइटी के लिए कि जिससे जो पुअर लोग हैं वो अपनी पुअर कंडीशन से बाहर आ सके। सो ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान से लिया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, द अप्रोच हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये आपकी जो अप्रोच है ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान से आई है और इसका एम है कि बेसिक अमेनिटीज़ जो है, यानी कि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, उन्हें फुलफिल कर सके। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि बने हैं हमारी इंडिया में, जैसे कि आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आपके गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिसमें आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ये आपका प्रोग्राम इसलिए बनाया गया कि लोगों को रोजगार मिल सके रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में, जिससे वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सके। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोग्राम जो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो कि बहुत ही लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस सेटअप कर सकते हो जो कि आपको रोजगार दे। स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना है आपकी। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली जिससे वो आपकी पॉवर्टी की कंडीशन को सही कर सके। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आती है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड दोज ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी इंडिया में जो फॉलो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन से रीजन्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी मिजरेबल। 1991 में इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इंडिया की वो इतनी सही नहीं थी। इट वाज ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं उसके। पहला है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। In the 40 years period 1951 to 90, public sector was assigned an important role to work for the economic development of India. 40 years में हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारी जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पब्लिक सेक्टर का। एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक एंटरप्राइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। कुछ ऐसे एंटरप्राइज थे उन्हें छोड़ के बाकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। देन आपका आता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। जब आपका फॉरेन जो पेमेंट्स जो एफडीआई है आपका इंपोर्ट के लिए, जब वो आपका बढ़ जाता है, जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करने लगते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो, तो आपका डेफिसिट दिखाई देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग चैलेंज था हमारे लिए। देन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो आपकी आ जाती है इकोनॉमी में, जिसमें आपकी डिमांड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई। सो वो भी एक आपका बहुत बड़ा कॉज था इकोनॉमिक रिफॉर्म का। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, huge burden of debt, inefficient management, these all are the causes of economic reforms. Then crisis of 1991 forced India for financial help from IMF and World Bank. Crisis of 1991 forced India for financial help from IMF and World Bank. 1991 में ऐसे क्राइसिस ऐसे कॉजेज आ गए थे जिसमें इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ी IMF से और वर्ल्ड बैंक से। तो
अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहाँ से उन्होंने 7 बिलियन का लोन लिया कि वो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज कर सके। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, इससे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए प्राइवेट सेक्टर पे। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, जो रोल था गवर्नमेंट का बहुत सारे एरियाज में, उसे भी वहाँ पे उन्होंने कम किया। रिमूव किया ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को। इंडिया एग्री टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF एंड अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देन उन्होंने जो भी कंडीशन उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने रखी, उसमें जो भी उन्हें सजेशंस दिए गए, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया। देन आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है 1991 में। इट कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें बहुत सारे आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। जो मेन एम था पॉलिसी का वो था कि आप कैसे टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। इसका मेन आपका मोटिव ये था कि आपके बैरियर्स को इन्होंने रिमूव किया, जो रिस्ट्रिक्शंस थे आपके, और जो ग्रोथ थी फर्म्स को, उसको बढ़ाई गई। 2 काइंड्स ऑफ मेजर्स थे इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके, स्टेबलाइजेशन मेजर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। देन मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसीज थी आपकी? तो 3 पॉलिसीज आती हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Liberalization, there were large number of government restrictions in India in the areas of licensing, import, export, trade, dealing in foreign exchange, etc. 1991 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थे आपके इंडिया में, बहुत सारे एरियाज में, जैसे कि लाइसेंसिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आपका। सो इन जुलाई 1991 अ पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज अनाउंस्ड विच मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। एक आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म अनाउंस हुआ जहाँ से आपकी लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। लिबरलाइजेशन जो होता है मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लाइक जो भी बैरियर्स थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन है आपके प्राइवेट सेक्टर पे, उससे रिमूव करना और एंट्री करना न्यू फॉर्म्स की, उसमें वही आपका लिबरलाइजेशन होता है। देन पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन। हम ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है इकोनॉमी में उसे इंट्रोड्यूस कर सकें, नए इंसेंटिव्स ला सके। सो यही हमारा पर्पज था लिबरलाइजेशन का। The economic reforms taken by the government under liberalization include the following. जो भी economic reforms government ने लिए वो है आपकी industrial sector reform, financial sector reform, tax reform, foreign exchange reforms, trade and investment policy reform। ये कुछ reforms हैं। Industrial sector reform में आपका in order to make necessary reforms in the industrial sector, the government introduced its new industrial policy on July 24, 1991। कुछ बहुत सारी नेसेसरी रिफॉर्म्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया 1991 में, जिसमें आपका आता है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेके पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, तो उन्हें रिड्यूस कर दिया गया कि मतलब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है टू सेटअप न्यू यूनिट्स, आपको न्यू फर्म्स सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। देन डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। One of the striking feature was a substantive reduction in the role of the public sector in the future industrial development of the country. The number of industries exclusively reserved for the public sector reduced from the 17 to following 3 industries. 17 industries थी जहाँ से आपका रिडक्शन करके उन्हें 3 industries सिर्फ उन्होंने मतलब मेन रखी। आपका होता है डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। देन डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी आपकी एक पॉलिसी है। Then monopolies and restrictive trade policy practice. The next topic is financial sector reform. Financial sector includes financial institutions like commercial bank, investment banks, stock exchange operation and foreign exchange markets. Financial sector के अंदर आपके financial institutions आ जाते हैं, commercial banks आती हैं, investment banks आती हैं, stock exchange आता है। Financial sector in India is controlled by the central bank, that is RBI. आपका financial sector RBI control करता है, और इसे the reforms introduced under financial sectors are change in role of RBI. The role of RBI was reduced from regulator to facilitator of financial sector. RBI का जो रोल था उसको reduce करा गया, वो regulator से facilitator तक बना। Origin of private banks को इंट्रोड्यूस करा गया। द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन। बहुत सारी आपकी बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जो कि इंडियंस भी थी और फॉरेन की भी थी, लाइक इंडियन बैंक लाइक ICICI एंड फॉरेन बैंक लाइक HSBC। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। देन आपका आता है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म रिफर्स टू रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज अ फिस्कल पॉलिसी। आपकी जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसी को हम टैक्स रिफॉर्म भी कहते हैं। लाइक आपके जो मतलब जो भी हम टैक्सेस इंपोज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वही आपका टैक्स रिफॉर्म होता है। 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं आपके, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो भी आपकी इंडिविजुअल की इनकम पे या सैलरी पे जो टैक्स लगता है, या फिर जो प्रॉफिट होता है बिजनेस इंटरप्राइजेस का, उस पर जो टैक्स लगता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि जितना आप कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अलावा आपकी जो अदर इनकम या प्रॉपर्टी है आपकी, उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि आपके गुड्स और सर्विसेज पे ही इम्पोज होता है। मेजर रिफॉर्म्स जो है टैक्स के, वो है रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स में रिडक्शन हुआ, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। देन आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इसमें आपका डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी आता है, मार्केट डिटरमाइनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट आता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ये भी आपकी पॉलिसी है। Then coming to the next topic, privatization. Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to the entrepreneurs in the private sector. प्राइवेटाइजेशन आप में हम ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, और उसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं।
प्राइवेटाइजेशन दो टाइप्स में किया जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, और जब हम प्राइवेटाइजेशन होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसयूज टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज डी इन्वेस्टमेंट। Then globalization means integrating the international economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movements. Globalization का मीन्स होता है जो भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो भी हमारा ट्रेड होता है, उस पर जब हम बैरियर्स हटा देते हैं, तो जो हमारा एक कम्युनिकेशन होता है वर्ल्ड लेवल पे, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपका आता है ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हम ग्लोबल मार्केट से इंटरैक्ट करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का हमें पता चलता है, बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर मूव टू डेवलप कंट्रीज आर देयर एबल टू एक्सपांड द मार्केट इन अदर कंट्रीज। इसका आपका ग्लोबलाइजेशन का प्रॉफिट वही कंट्रीज उठा पाती है जो कि डेवलप्ड होती है, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो अपनी मार्केट को एक्सपांड कर पाती है अदर कंट्रीज में भी। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू WTO, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट की जगह पे आपका WTO आया है, जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1948 में विद 23 कंट्रीज। इसमें 23 कंट्रीज आती हैं। गेट वॉज सेट अप टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। WTO was founded in 1995 as a successor organization to the GATT. WTO आपका 1995 में बना। WTO एग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। WTO एग्रीमेंट के अंदर वो सारी पॉलिसीज आती हैं जो कि आपके ट्रेड को, जो है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको और ज़्यादा फ्लॉलेस बनाती है। At present, there are 164 member countries of WTO, and all the members are required to abide by laws and policies framed under WTO rules. 164 countries हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं WTO में, और हर एक कंट्री को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो WTO बनाता है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मेजर फंक्शंस ऑफ WTO टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, आपके इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, रिमूव करता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को, स्टैब्लिश करता है एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजम, यानी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिस ही आपको ट्रेड करना है। इन विच नेशंस कैनॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, जिसमें आपके नेशंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं ट्रेड पे। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ये आपके प्रोडक्शन जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनको बढ़ाता है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया आपका मेंबर है WTO का। एंड अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि फेवर में थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के? वो थे इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। The growth in GDP was 5.6 during 1980 to 1991. During 2018 and 19, growth in GDP is estimated as 7.2% as compared to growth rate of 6.7% in 2017 and 18. जो growth rate था आपका GDP में वो 5.6 था 1980-1991 में, then वो बढ़ा 18 to 19 में 7.2 हुआ, और 17 to 18 में 6.7 था। यानी कि जो इंक्रीज रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो भी आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एक साइन था आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी इकोनॉमी जो हमारी बढ़ रही है, जो नए दिन ब दिन जो नए फर्म्स हमारे सेटअप हो रहे हैं, उससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी हुई हमारी, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को हमने कंट्रोल करा। एंड इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का भी जब रोल बढ़ा, तो ये सब हमारे आर्ग्यूमेंट्स आपके फेवर में थे। देन क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। Our next topic is agriculture. We have learned that there was neither growth nor equity agriculture sector during the colonial rule. Colonial rule में ना ही growth थी और ना ही agriculture sector में बढ़ोतरी थी। तो at the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries like zamindars who mainly collect rent from the actual tillers of the soil. Independence के टाइम पे हमने देखा जो land tenure system था हमारा, उसमें हमने देखा जो जमींदार लोग होते थे वो रेंट कलेक्ट करते थे, जो भी मतलब जिसकी भी वो जो भी उन पे वर्क करते थे, वो लैंड तो उनकी नहीं होती थी, लेकिन उन्हें फिर भी रेंट पे करना पड़ता था उसका। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इतना लो प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर का कि इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता था फूड मटेरियल USA से। देन फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता था फूड मटेरियल्स अदर कंट्रीज से। देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, जिसमें आपका पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क दे आर रियली नीडेड। लाइक जितने की ज़रूरत होती है, नीड होती है, उससे ज़्यादा लोग जब उस वर्क को कर रहे होते हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देन हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, मतलब हमारी इंडिया के पास पहले के टाइम पे इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी कि वो अपनी एग्रीकल्चर को कर सके, तो वो उनका फुल डिपेंडेंसी होती थी रेनफॉल पे, कि जब रेनफॉल होगी वो तभी आपका एग्रीकल्चर वर्क कर पाते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। यानी कि वो लोग जो सिर्फ अपने खुद के यूज़ के लिए एग्रीकल्चर वर्क कर रहे होते हैं, फार्मिंग कर रहे होते हैं, उनका कोई ट्रेड का पर्पज़ नहीं होता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी,
There were many obsolete technologies in harvesting machines. Harvesting was generally done manually and was very tedious. बहुत ही outdated टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्हें ज़्यादा मतलब वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते थे. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था ज़मींदार और जो भी उस लैंड पे वर्क कर रहे होते हैं उनके बीच. देन पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो पाए. पहला है आपका लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. लाइक जो ओनरशिप होती थी उसको चेंज करना, आप लैंड होल्डिंग्स में उसको हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं. एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि जो इंटरमीडियरीज होते थे यानी कि जो मिडल मैन होते थे उनको हटाना. देन आपका आता है लैंड सीलिंग, रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन बाय एन इंडिविजुअल. लाइक आप आपकी वो कंडीशन जहाँ पे एक आपको अमाउंट ऑफ लैंड आपको फिक्स कर दी जाती थी कि एक इंसान के अंडर इतनी ही लैंड आएगी और उसे इतनी ही लैंड पे वर्क करना है, उसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं. देन आपकी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी जिसमें आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आता है. द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान के अकॉर्डिंग आपकी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी आई जो कि आपकी 1960 में बनी. और जो आपका मेन एम था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो ये है कि आप कितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हो. Green revolution refers to the large increase in production of food grains due to the use of high yielding variety seeds. Like new variety of food grains को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे नए जो नए मेथड्स होते हैं एग्रीकल्चर करने के, वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है. SIV seeds आपका मेन रीजन है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का. These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and water supply. As compared to other ordinary seeds, these seeds need heavy doses of chemical fertilizers. इसमें ज़्यादा heavy use होता है chemical fertilizers का, जिससे आपकी large possible production हो पाती है. इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? पहले आपका अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस. ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस. मार्केटेबल सरप्लस रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि जो फार्मर्स होते थे अपनी वो खुद की नीड्स को पूरा कर ले जाते थे, उसके बाद जो भी उनके पास प्रोडक्शन जो वो प्रोड्यूस करते थे वो जब बचता था तो वो उससे फिर वो सेल करते थे. बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage. At the time of जब फूड की जब कमी हो जाती थी तो वो लोग स्टॉक पहले से ही बना के रखते थे कि उस टाइम पे वो उस फूड मटेरियल को यूज़ करेंगे, तो उसे बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन कहते हैं. रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन. रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक. द HIV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट. HIV सीड्स में सबसे बड़ा डर होता है कि वो पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा डर होता है. उससे आपके जो सीड्स हैं आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका खराब हो सकता है. रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज. देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स रिक्वायर अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन. जो HIV सीड्स मिलती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं. सो अगर आपकी इनकम नहीं उस लेवल की है तो फिर HIV सीड्स का यूज़ नहीं कर पाते हो. देन आपका क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आता है जो कि 1950 टू 1990 तक चला. इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. बहुत सारी आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे. इंडियन गवर्नमेंट अंडरटुक वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी मेजर्स लिए जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सही कर सके, उसकी कंडीशन को इंप्रूव कर सके. पहला आपका मेजर था लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इससे इंडियन गवर्नमेंट के, जिससे आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी, वो इंक्रीज हुई. बिटवीन 1950 एंड 1990 देयर हैड बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इन ईयर्स के बीच में आपकी प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर की वो बढ़ी. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाया फूड में, कि लाइक वो अपनी मार्केट अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को वो लोग फुलफिल करने में कैपेबल थे. लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. और लैंड रिफॉर्म की वजह से आपका जो जमींदारी सिस्टम था वो हट पाया. Proportion of GDP between 1950 and 1990 contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. जो प्रोपोर्शन था आपका जीडीपी में 1950 और 1990 के बीच में, उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया आपका एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं थे. अराउंड 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन continued to the employed in agriculture. Even till 1990, agriculture output could have been grown with much less people working in the sector. Around 65% पॉपुलेशन जो थी हमारी की वो आज भी आपकी एग्रीकल्चर सिस्टम, अराउंड 65% ऑफ आर इंडियाज़ पॉपुलेशन आज भी वो आपका एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. सो ये लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर था, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया. सो दिस क्लास एंड्स टुडे एंड ये हमारी मैराथन क्लास यहीं पे एंड होती है. थैंक यू.